वेलकम टू शिक्षा कोचिंग एंड कॉमर्स क्लासेस। बच्चों, आपने देखा है कक्षा 10वीं का हमने अभी तक 4 लेसन पढ़ा है। अभी 5वां आपके सामने है, जिसका नाम है गोवा जैसा मैंने देखा। लेखक का नाम है विनय शर्मा। गोवा, गोवा शब्द सुनते ही आप सब लोग समझ गए होंगे गोवा किसके बारे में कहा जा रहा है। गोवा एक प्लेस है, एक जगह है जो बहुत ही अच्छा घूमने की जगह है। सबको पता है गोवा, सब जाना चाहते हैं। जो गए हैं उनको भी अच्छा लगता है, जो नहीं गए हैं उनको तो और अच्छा लगता है। वो सबका सुन के सोचते हैं कि हम गोवा जाएं। गोवा बहुत ही अच्छी जगह है, एक बहुत ही अच्छा राज्य है। वहाँ बहुत अच्छे अच्छे बीच हैं, बहुत अच्छे अच्छे दृश्य हैं। दूर दूर से लोग, हमारा देश क्या दूसरे देश के लोग भी वो देखने आते हैं, वहाँ का नज़ारा, वहाँ का मनोरम दृश्य देखने आते हैं। तो लेखक यहाँ गोवा का यात्रा का वर्णन किए हैं। यह एक यात्रा वर्णन है। यात्रा वर्णन मतलब क्या होता है बच्चों, कि यात्रा वर्णन ये हुआ कि हम जब कहीं जाते हैं घूमने, कोई चीज़ देखने जाते हैं, जैसे हम कोई ऐतिहासिक स्थल पे जाते हैं, हिस्टोरिकल प्लेस पे, अपने स्कूल की तरफ से या कहीं से भी घूमने जाते हैं। तो अगर हम कहीं घूमने गए या पिकनिक जाते हैं, तो हम जब से गए और जब तक नहीं आए, तो उस समय जितना भी हमारे साथ जो भी चीज़ें घटती हैं, हम किससे गए, बस से गए, ट्रेन से गए, हमने रास्ते में क्या देखा, वहाँ पहुँच कर हमने क्या देखा, वहाँ का दृश्य कैसा था, वहाँ की चीज़ें कैसी थी, वहाँ के लोग कैसे थे, वहाँ का रहन सहन कैसा था, हम क्या क्या खाए, कहाँ ठहरे, क्या किए, एक एक चीज़ों का वर्णन करना ही होता है यात्रा वर्णन। या तो आप उसको किसी से चर्चा कीजिए, अपने दोस्तों से बताइए तो भी उसको यात्रा वर्णन कहेंगे, आपने यात्रा का वर्णन बताया। या फिर उसको अच्छी तरीके से उसको लिख दीजिए, जैसे लेखक ने लिखा है, तो वो भी यात्रा वर्णन हुआ। इसमें लेखक ने अपनी खुद की यात्रा का वर्णन किया है, अपनी आंखों देखी घटना का वर्णन किया है। लेखक खुद बता रहे हैं कि वो गोवा घूमने गए हैं अपने साढ़ू भाई के साथ। साढ़ू भाई एक शब्द आया है। साढ़ू मतलब होता है कि लेखक की जो पत्नी है, उनकी बहन और उनके हस्बैंड, उनको साढ़ू भाई कहते हैं। एक्चुअली आपको भी पता है कि जब हम कहीं घूमने जाते हैं, अकेले जाने में उतना आनंद नहीं आता है जितना अपने किसी रिश्तेदार के साथ, अपने दोस्तों मित्रों के साथ जाते हैं तो जितना अच्छा लगता है। कोई साथ में रहता है तो ज़्यादा अच्छा लगता है। तो लेखक ने भी यहाँ बताया है कि वो उनकी फैमिली और उनके जो साढ़ू भाई की फैमिली है, परिवार है, वो लोग मिलकर गोवा घूमने जाते हैं। तो लेखक ने वहाँ के अलग अलग बीचों का वर्णन, वहाँ के रहन सहन का, वहाँ के नरों का, वहाँ के तर त्यौहार का, किस तरह वो वहाँ गए, कहाँ रहे, क्या खाए, हर चीज़ का, वहाँ की चिड़िया का, वहाँ के जलवायु का, हर चीज़ का वर्णन लेखक ने किया है और बहुत ही अच्छे तरीके से वर्णन किया है। जैसे लगता है कि हम भी इस चीज़ को पढ़ करके हम भी गोवा में चले गए हैं और गोवा में ही घूम रहे हैं, उन सब चीज़ों को देख रहे हैं, ऐसा प्रतीत होता है। इतना अच्छा लेखक ने इसको लिखा है, दर्शाया है, अपनी यात्रा का वर्णन किया है। तो बच्चों, आप लोग बहुत सारे लोग गोवा गए भी होंगे या बहुत लोग नहीं भी गए होंगे। जो गए होंगे उनको दोबारा जाने की इच्छा होगी, जो नहीं गए हैं वो जाना चाहते होंगे कि मैं भी जाऊँ देखूँ। तो ठीक है, अगर आप गए हैं या नहीं गए हैं कोई बात नहीं, लेकिन यहाँ लेखक हमको गोवा लेके जाना चाहते हैं, वो अपनी नज़रों से हमको गोवा को दिखाना चाहते हैं। तो हम चलते हैं लेखक के साथ गोवा का यात्रा करने। तो तैयार हो जाए बच्चों, लेखक के साथ हम चलते हैं आज गोवा देखने। लेखक ने किस तरह गोवा को देखा और हमारे सामने प्रकट कर रहे हैं, हम भी उन चीज़ों को देखेंगे और महसूस करेंगे। तो चलते हैं लेखक के साथ, और लेखक के लिए कोई बातों को देखना और समझना और पढ़ना। लेखक कौन है? विनय शर्मा। लेसन का नाम क्या है? गोवा जैसा मैंने देखा। शुरू करते हैं। लेखक कह रहे हैं, गोवा, यह नाम सुनते ही सभी का मन तरंगायित हो उठता है। गोवा एक ऐसा शब्द है, एक ऐसा जगह है जो नाम सुनते ही सबके मन में तरंगायित मतलब लहरें उठने लगती हैं, उमंगें होने लगती हैं कि काश गोवा हम भी जाते। ये शब्द ही ऐसा है, वो जगह ही इतना अच्छा है कि वह सुन करके मन में लहरें उठने लगती हैं, मन में उत्सुकता जाग उठती है। यहाँ की प्रकृति, आबो हवा मतलब वहाँ का जलवायु और जीवन शैली, लोगों की रहने का जो तरीका है, आकर्षण ही ऐसा कि पर्यटक खुद ब खुद यहाँ खींचे चले आते हैं। वहाँ इतना आकर्षण है, सब कुछ है वहाँ की जलवायु में, वहाँ की चीज़ों में, कि जो पर्यटक मतलब जो घूमने वाले लोग होते हैं, टूरिस्ट, वो अपने आप ही वहाँ चले जाते हैं, खींचे चले जाते हैं। दो शब्द होता है, एक होता है पर्यटक और एक होता है पर्यटन।
पर्यटक मतलब घूमने वाला, पर्यटन मतलब जो जगह होता है स्थल घूमने वाला, उसको बोलते हैं घूमने की जगह, और पर्यटक मतलब घूमने वाला व्यक्ति। तो जो पर्यटक होते हैं, घूमने वाले लोग होते हैं, वो गोवा इतनी अच्छी जगह है कि अपने आप ही खुद ब खुद लोगों का मन वहाँ खिंचा चला जाता है, अपने आप वहाँ के लिए उत्सुक हो जाता है जाने के लिए। देश के एक कोने से में स्थित होने के बावजूद यह छोटा सा राज्य प्रत्येक पर्यटक के दिल की धड़कन है। ये बहुत ही छोटा सा राज्य है, देश के कोने में है, फिर भी यह प्रत्येक पर्यटक की, घूमने वाले लोगों की दिल की धड़कन है, उनके दिल में गोवा बसता है। अगर कोई घूमने का नाम लेता है तो सबसे पहले उसमें गोवा का नाम जरूर आता है कि चलो गोवा घूम के आते हैं, उसके बाद कोई और नाम आता है। इतनी अच्छी जगह है गोवा। यही कारण है कि मैं भी अपने परिवार के साथ इंदौर से गोवा पहुंचा। खंडवा से, खंडवा भी एक जगह है, खंडवा से मेरे साधु साहब, मैं बता दिया आपको साधु साहब कौन होते हैं। साधु साहब भी सब परिवार यानी पूरी फैमिली के साथ हमारे साथ शामिल हुए, यानी लेखक और उनके साधु साहब, यानी उनकी पत्नी की जो बहन है उनके पति को बोलते हैं साधु साहब। ये दोनों लोग गोवा घूमने एक साथ गए। उसका परिवार डेट भी बता रहे हैं, मैंने बताया आपको कि यात्रा में सब कुछ का वर्णन किया जाता है, डेट, गाड़ी किसमें गए, क्या किए, कहाँ रुके, सब बताया जाता है। 23 नवंबर को जब गोवा एक्सप्रेस मडगांव रुकी तो सुबह का उजास हो गया था। जब गोवा एक्सप्रेस मडगांव एक जगह का नाम है रुकी तो सुबह का उजाला हो चुका, यानी सुबह हो गया था। एक टैक्सी में हॉर्न ने मेरा ध्यान उसकी ओर खींचा, एक टैक्सी ने हॉर्न बजाया और जो मेरा ध्यान अपनी तरफ आकर्षित किया यानी खींचा, और हम फटाफट उसमें बैठ गए। टैक्सी एक पतली सी सड़क पर दौड़ पड़ी। शीतल हवा, ठंडी हवा की झोंकों से मन प्रसन्न हो गया और यात्रा की सारी थकान मिट गई। मैं सोचने लगा कि पर्यटन का भी अपना अलग ही आनंद होता है। लेखक कह रहे हैं, मैं सोचने लगा वाह, पर्यटन का कितना अच्छा अपना आनंद होता है, वैसा आनंद तो कुछ है ही नहीं। जब हम जीवन की कई सारी समस्याओं से जूझ रहे होते हैं तो उससे निजात पाने का सबसे अच्छा तरीका पर्यटन ही होता है। लेखक कह रहे हैं, हम जीवन की संघर्षों से, जीवन की समस्याओं से जब बहुत ही परेशान रहते हैं, जूझ रहे होते हैं, तो उससे निजात पाने का अर्थात छुटकारा पाने का एक ही तरीका होता है कि यात्रा करना, कहीं घूमने चले जाए, अच्छी जगह पे घूमने चले जाए। बदले हुए वातावरण के कारण मन तरोताजा हो जाता है। जब हम कहीं जाते हैं तो हमारा जो वातावरण है, इन्वायरमेंट है, वो बदल जाता है, तो मन अपने आप तरोताजा यानी फ्रेश हो जाता है। तो शरीर को कुछ समय के लिए विश्राम मिल जाता है, और शरीर जो काम कर कर के एकदम थक गया रहता है उसको कुछ समय के लिए आराम मिल जाता है। यानी सब काम को छोड़ के, ड्यूटी छोड़ के, सब कुछ छोड़ के 4-5 दिन के लिए घूमने चले जाओ, मन अपने आप फ्रेश हो जाता है, ताज़ा हो जाता है। आगे का पैराग्राफ है, कुछ देर बाद हमारी टैक्सी मडगांव में से 5 किलोमीटर दूर में स्थित कस्बा विनालियम के एक रिसोर्ट में आकर रुकी। विनालियम एक कस्बा का नाम है, विनालियम बीच का भी नाम है, कस्बा का भी नाम है। वहाँ पर एक रिसोर्ट में आकर के उनकी टैक्सी रुकी। यह रिसोर्ट हमने पहले से ही बुक किया था। तो ये सबको पता है, जब हम कहीं घूमने जाते हैं हमको पहले से रिसोर्ट बुक करना पड़ता है, रूम बुक करना पड़ता है। इसीलिए औपचारिक खानापूर्ति यानी जो फॉर्मेलिटीज होती हैं वो पूरा करने के बाद हम आराम करने के इरादे से अपने अपने सीट में, अपने अपने कमरे में चले गए। इससे पहले कि हम कमरों से बाहर निकलें, मैं आपको गोवा की कुछ खास बातें बताता हूँ। इसके पहले कि हम कमरे से बाहर निकलें और घूमने जाएं, जो लेखक बोल रहे हैं, जो पहले से मैं गोवा के बारे में जानता हूँ, वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। वो बता रहे हैं, दरअसल गोवा 2 राज्यों में बटा हुआ है, दक्षिण गोवा जिला तथा उत्तर गोवा जिला। दक्षिण गोवा और उत्तर गोवा 2 राज्यों में बटा हुआ है। इसकी राजधानी पणजी, इसकी राजधानी का नाम क्या है? पणजी। मांडवी नदी के किनारे स्थित है। मांडवी नदी है, उसके किनारे पर पणजी जो प्लेस है स्थित है, वह गोवा की राजधानी है। यह नदी काफ़ी बड़ी है तथा वर्ष भर पानी से भरी रहती है। ये नदी बहुत बड़ी है, लेकिन ये नहीं कि 6 महीने के लिए, 1 महीने के लिए उसमें पानी रहता है। वो हमेशा वर्ष भर यानी 1 साल, हर साल वो पानी से भरा ही रहता है, कभी उसमें पानी सूखता नहीं है। फिर भी समुद्री इलाका होने के कारण यहाँ मौसम में प्रायः उमस तथा हवा में नमी बनी रहती है। समुद्री इलाका है, समुद्र का जगह, इसीलिए वहाँ मौसम हमेशा उमस में गर्मी जैसा होता रहता है, और हवा में नमी रहती है। हवा में नमी क्यों रहती होगी? क्योंकि समुद्री इलाका है, हवा बहता है, समुद्र को टच करके हवा आता है, तो उसमें थोड़ा सा नमी रहती है, ठंडापन रहता है।
यहाँ की जो आबो हवा है वो बहुत ही उमस भरी होती है। यहाँ जो हमेशा शरीर जो है चिपचिपाता रहता है, गर्मी की वजह से चिपचिपाता रहता है, लेकिन मुंबई जितना नहीं। मुंबई क्या है, मुंबई की जो गर्मी होती है वो अलग प्रकार की होती है। हमेशा शरीर से पसीना बहुत नहीं निकलता है, लेकिन चिपचिपाहट जैसी गर्मी होती है। इससे कम गोवा में होता है, ऐसा लेखक बता रहे हैं। क्योंकि यहाँ का क्षेत्र हरितिमा से भरपूर है। जो गोवा का क्षेत्र है वो हरितिमा मतलब पूरा हरा भरा है। वहाँ का एनवायरमेंट जो एरिया है वो हरा भरा है, इसीलिए वहाँ थोड़ा सा चिपचिपाहट कम होता है। और समुद्र की वजह से वहाँ की जो हवा है उसमें नमी रहती है, थोड़ा सा ठंडापन रहता है। फिर भी जो धूप है वो थोड़ा तीखी लगती है, धूप तेज लगती है, थोड़ा कम नहीं लगती है, बहुत तीखी धूप लगती है। फिर भी जो हरे हरे वहाँ की वातावरण है, हरा हरा, और समुद्र में जो पानी है उसकी वजह से हवा थोड़ा नमी रहती है, हवा में थोड़ा ठंडापन रहता है, लेकिन धूप को क्या है वो तेज होती है। आगे, यूं तो गोवा अपने खूबसूरत सफेद रेतीले तटों, महंगे होटलों तथा खास जीवन शैली के लिए जाना जाता है। गोवा जो है बहुत ही महंगे होटलों, एक अलग तरह से जीवन शैली है। वहाँ के लोगों का जो रहने का ढंग है, रहन सहन है, वो अलग प्रकार का है, बहुत ही अलग है। इसके बावजूद भी अपने में एक सांस्कृतिक विरासत को समेटे हुए है। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी जो गोवा है वो एक सांस्कृतिक विरासत को, यानी कि हमारा जो कल्चर है उसको छोड़ नहीं दिया है गोवा ने, उसको अपने साथ समाये रखा है, समेटे रखा है, विरासत के तौर पर उसको रखा है। ऐसा नहीं है कि हमारा जो कल्चर है उसको गोवा भूल गए। वो ऐसा क्यों कहा गया है कि गोवा में जो है विदेशी लोग बहुत आते हैं, घूमते हैं, रहते हैं और चले जाते हैं, लेकिन गोवा जो राज्य है, गोवा के जो लोग हैं उन्होंने विदेशी कल्चर को अपनाया नहीं है। जो भारत का कल्चर है उसी को अपना कर रखा है। इसीलिए लेखक ने कहा है इसमें कि सांस्कृतिक विरासत को गोवा के लोगों ने अपना के रखा है। यहाँ की शाम बड़ी अच्छी होती है, जाहिर सी बात है, जब वहाँ इतने अच्छे बीच है, इतना अच्छा जगह है, तो शाम तो बहुत ही अच्छी होगी। इस शाम का आनंद लेने चलते हैं, लेखक कह रहे हैं चलते हैं इस शाम का आनंद लेने, तो हम भी चलते हैं आनंद लेने लेखक के साथ इस शाम का। कहाँ चलते हैं? सबसे पहले वेनारिया बीच की ओर चलते हैं। वेनारिया बीच बहुत ही अच्छा बीच है गोवा का, वहाँ पर लेखक चल रहा है, हम भी उनके साथ चल रहे हैं। आप भी चले, क्योंकि बहुत ही खूबसूरत तथा शांत जगह है वेनारिया। दिन भर की थकान तथा उमस भरी गर्मी के बाद शाम को बीच पर जाना बड़ा अच्छा लग रहा था। सही बात है, अगर दिन भर आदमी परेशान रहे, थका रहे, गर्मी से उमस से परेशान रहे और शाम को बीच पे जाए तो कितना अच्छा लगेगा, ऐसा लेकर बता रहे हैं। हमको भी अच्छा लगता है। रिसोर्ट से बीच की दूरी कोई 1 किलोमीटर थी, लेकिन जल्दी जल्दी चलने के बाद भी यह दूरी तय नहीं हो पा रही थी। रिसोर्ट से नैनी बीच की जो दूरी थी 1 किलोमीटर थी, लेकिन जल्दी जल्दी एक्चुअली हम चाहते थे कितना जल्दी पहुंच जाए, इसलिए हमारे मन में हो रहा था कि दूरी तो तय ही नहीं हो रही है, ये दूरी जल्दी खत्म ही नहीं हो रही है, ऐसा लेखक मान रहे हैं। सब ऐसा सोचते हैं, अगर हम कहीं जाना चाहते हैं बहुत जल्दी तो हम सोचते हैं कि यह टाइम बहुत जल्दी खत्म क्यों नहीं हो रहा है, ऐसा हम चाहते हैं कि हमको पंख लग जाते और हम जल्दी से वहाँ पहुँच जाते, लेकिन ऐसा तो हो नहीं सकता है क्योंकि हम कुछ तो है नहीं। अरब सागर देखने का उत्साह बढ़ता ही जा रहा था। अरब सागर, यहाँ वेनारिया बीच को लेखक ने अरब सागर बताया है, उत्साह बढ़ता ही जा रहा था। तभी अचानक लहरों की आवाज़ सुनाई दी। तभी जो लहरें आती है समुद्र में, उनकी आवाज़ हमको सुनाई दी, जो किसी रणभेदी की तरह थी। जैसे रणभेदी, रण होता है ना कुरुक्षेत्र, लड़ाई का मैदान, उसमें अगर कोई एकदम शांत माहौल है और अगर किसी योद्धा ने तीर को चला दिया तो लगता है कि बहुत तेज आवाज़ होती है, तो वैसा ही सब शांत माहौल था और अचानक से लहरों, समुद्र की लहरों की आवाज़ सुनाई दी। जैसे लगा कि रण में किसी ने तीर छोड़ दिया, अर्थात रणभेदी की तरह वह लहर हमको सुनाई दी। हम सभी दौड़ पड़े, सभी लोग बहुत तेजी में उस लहर को देखने के लिए दौड़ पड़े। सड़क पीछे छूट गई थी, सड़क तो बहुत पीछे छूट गई थी, इसीलिए रेत पर तेजी से दौड़ना मुश्किल हो रहा था। रेत पर अगर हम चलें तो हम जल्दी चल नहीं पाते, क्योंकि हमारा पैर क्या रेती में धंसता जाता है, अंदर उसमें घुसता जाता है, चला जाता है, हमारा पैर अंदर चला जाता है, उसको निकालने में हमको टाइम लगता है। फिर भी धंसे हुए पैरों को पूरी ताकत से उठाकर भाग रहे थे, हम पैर को निकाल रहे थे और भाग रहे थे। खूबसूरत समुद्र देखते ही मैं उससे जाकर लिपट गया। इधर बच्चे रेत का घर बनाने में जुट गए, बच्चे लगे रेत का घर बनाने और मैं समुद्र के साथ जाके लिपट गया, उसमें खेलने लगा।
लहरें उनका घर गिरा देती थी, तो दूसरी लहरें आने के पहले फिर नया घर बनाते थे। बच्चे उस रेत पे घर बनाने लगे। अगर लहरें आती थी तो फिर घर को मिटा देती थी, फिर बच्चे फिर दोबारा घर बनाते थे। ऐसा बच्चे करने लगे, यही क्रम चलता रहा। मैंने इन बच्चों से सीखा कि जीवन में आशावाद हो तो कोई काम असंभव नहीं। ये लेखक ने बहुत बड़ी बात कही है यहाँ पे। लेखक ने कहा, मैंने इन बच्चों से सीखा, अगर जीवन में आशावाद है, हम उम्मीद रखते हैं, तो कोई काम असंभव नहीं है। अर्थात बच्चे घर बनाते थे, फिर लहरें आती थी, उन घर को मिटा देती थी, लेकिन बच्चे हिम्मत नहीं हारते थे, बच्चे फिर नया घर बनाते थे। इससे लेखक यह कह रहे हैं कि हम जीवन में बहुत सारे काम करते हैं, उसमें सफल नहीं होते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हम हिम्मत हार जाए। हमें फिर से दोबारा उस काम को करना चाहिए, नए से शुरुआत करनी चाहिए। इस तरह बच्चों का घर खराब हो जाता था, फिर भी वो नया घर बनाते थे। यानी आशावाद, हमारे जीवन में आशावाद का होना, उम्मीद का होना बहुत ही आवश्यक है। यह लेखक बता रहे हैं कि मैंने बच्चों से ये चीज यहाँ पे सीखा। मैंने इन बच्चों से सीखा कि जीवन में आशावाद का होना बहुत ही आवश्यक है। शाम गहराने पर किनारे पर बैठ गए। शाम जब थोड़ा ज़्यादा ढल गया, एकदम गहरा गया, थोड़ा अंधेरा टाइप का होने लगा, तो हम लोग क्या गए कि लहरों के किनारे, मतलब समुद्र के किनारे हम लोग बैठ गए। मानो हर लहर कह रही हो कि बनने के बाद मिटना ही नियति है, यही जीवन का सत्य भी है। लेखक कह रहे हैं, जैसे जो भी लहर आ रही थी, ऐसा लग रहा था मानो हमको एक संदेश बता रही है, एक सीख दे रही है कि जीवन के बाद मृत्यु का होना आवश्यक है। हर चीज़ बनने के बाद मिटना जरूरी है, मिटता ही है। अर्थात शाम हो गई थी, जो लोग थक के बैठ गए थे, लहरें भी उस समय शांत हो गई थी, सब वातावरण एकदम शांत हो गया था। जो उथल पुथल दिन में था वो शाम को नहीं था। अर्थात लेखक यह कह रहे हैं कि इससे यही हमको मैसेज मिलता है कि हर चीज़ बनने के बाद मिटती ही है, ऐसा जीवन में होता ही है, यही जीवन का सत्य है। जो आया है वो जाएगा, जो होता है वो मिटता भी है, ऐसा लेखक कह रहे हैं। आगे का जो पैराग्राफ है है, यहाँ एक मजेदार दृश्य भी देखने को मिला। कौन सा दृश्य है मजेदार? लहरों की आवाज के बीच पक्षियों की टी। लहरों की आवाज होती है, उसमें पक्षियों की टी की आवाज भी बहुत ज्यादा सुनाई देती है और लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करती है। वह लोगों का ध्यान अपनी तरफ बहुत तेजी से आकर्षित करती है। दरअसल ये पक्षी लहरों के साथ बहकर आई मछलियों का शिकार करने के लिए आते हैं। लहरों के साथ जो मछलियाँ आती हैं उनका शिकार करने के लिए ये पक्षी आते हैं। लेकिन क्या होता है कि वो किनारे मंडराने लगते हैं, लेकिन जब तेज हवा आती है तो तेज हवा का जो रुख अगर उल्टा दिशा में होता है तो पंछी क्या होते हैं, उड़ नहीं पाते हैं, वो किनारे पर ही आकर के बैठ जाते हैं। जब पंछी बैठ जाते हैं तो वहाँ कुत्ते भी होते हैं, यहाँ बैठे कुत्तों को इसी समय का इंतजार रहता है। मौका मिलते ही वे इन पक्षियों के ऊपर झपट पड़ते हैं, लेकिन कुत्तों को सफलता बहुत ही कम मिलती है, क्योंकि कुत्ते जब तक दौड़ते हैं तब तक पक्षी वहाँ से उड़ जाते हैं। पक्षियों का बैठना, कुत्तों का दौड़ना और पक्षियों का टीटी करके उड़ जाना, यह दृश्य सैलानियों, एक शब्द है सैलानियों, यानी मतलब जो आते हैं सैर करने, लोग घूमने फिरने जो लोग आते हैं वो सैलानियों बोलते हैं। जो घूमने फिरने लोग आए रहते हैं उनका बहुत ही अच्छा मनोरंजन करते हैं। लोग बीच पे बैठे रहते हैं, वहाँ तो एकदम शांत माहौल होता है, केवल समुद्र ही दिखाई देता है। अब वहाँ ये भी दृश्य देखने को मिलता है कि जो पक्षी हैं वो जब मछलियाँ किनारे आती है समुद्र से बाहर तो उनका शिकार करने आते हैं। उसके बाद से जब हवा बहुत तेज होती है तो उड़ नहीं पाते हैं, किनारे पे बैठ जाते हैं। यह देख करके जो कुत्ते होते हैं उनके ऊपर झपटते हैं, फिर वो टी करके चिड़िया उड़ के भाग जाती हैं। यह दृश्य भी लोगों को बहुत ही अच्छा लगता है, लोगों का मनोरंजन करता है, यह लेखक बता रहे हैं। इस इधर जैसे ही सूर्य देवता ने विदा ली, जैसे ही सूर्य विदा लिए और चंद्रमा का आगमन हुआ, वैसे ही चंद्रमा की चांदनी में नहाकर चंद्रमा समुद्र का जो रंग है वो क्या हो गया, चेहरा एकदम स्याह नजर आने लगा, एकदम काला नजर आने लगा। जैसे ही सूर्य ने विदा लिया, चंद्रमा का आगमन हुआ, आकाश में चंद्रमा आ गए, चंद्र देवता आ गए, ऐसे ही समुद्र का एक नया रूप दिखाई दिया। अब यह समुद्र क्या दिखाई देने लगा, स्याह और भयावह। स्याह मतलब काला एकदम और भयावह मतलब एकदम डरावना दिखने लगा। जो समुद्र दिन के उजाले में इतना अच्छा लग रहा था, और रात के अंधेरे में चंद्रमा के उजाले में बहुत ही डरावना और स्याह मतलब काला दिखाई दे रहा था। अगला पैराग्राफ है, अगले दिन हमने बस से गोवा घूमने की योजना बनाई।
जैसे घूमने फिरने के लिए यहाँ बाइक भी मिलती है, बाइक का कुछ मजा ही और है। लेकिन लेखक बोल रहे हैं हमारे साथ बच्चे थे, परिवार थे, इसीलिए हम लोगों ने बस में घूमना ही तय किया कि बस में घूमना ज़्यादा उचित होगा। यहाँ पे क्या है, लेखक बता रहे हैं कि यहाँ सी फूड की अधिकता होती है। सी फूड जो होता है, विटामिन सी का जो होता है भोजन होता है, बहुत ही उसकी अधिकता होती है ज़्यादा। शाकाहारी पर्यटकों को सुस्वादु, जो लोग शाकाहारी होते हैं, जो शाकाहारी भोजन करते हैं, उनके लिए अच्छा भोजन यहाँ पर मिलता है। सुस्वादु यानी स्वाद भरा भोजन मिलना बहुत ही मुश्किल होता है, उसके लिए बहुत समस्या होती है। उनके लिए 2-4 होना पड़ता है। दूसरा मतलब क्या होता है, परेशान होना पड़ता है। कभी भटकने के बाद अच्छा भोजन, बहुत भटकने के बाद कभी अच्छा भोजन मिल जाता है, तो कभी नहीं भी मिलता है। किस्मत अगर हो गई तो अच्छा मिला, नहीं तो नहीं मिला। और जेब भी ढीली होती है, अर्थात सरकारी भोजन के लिए पैसे ज़्यादा लगते हैं, अर्थात जेब ढीली होना मतलब पैसे ज़्यादा लग जाना। यह समस्या हमें पहले से पता थी, लेखक कह रहे हैं यह समस्या हमको पहले से पता थी, इसीलिए हम नेक्स्ट पेज, इसीलिए हम अपने रिसोर्ट के सीट में उपलब्ध किचन में ये भोजन करते थे और करके ही बाहर निकलते थे। आगे का पैराग्राफ है। सबसे पहले हम अंजुना बीच पहुंचे। हिमालय बीच हमने देखा अभी, अब अंजुना बीच, दूसरा बीच क्या है, अंजुना बीच। गोवा में छोटे छोटे करीब कितने 40 बीच हैं, लेकिन प्रमुख 7 या 8 हैं। जो बहुत प्रमुख है वो 7 या 8 है, लेकिन छोटे बड़े कितने हैं, 40 बीच हैं। अंजुना बीच नीले पानी वाला पथरीला बहुत ही खूबसूरत है। इसकी विशेषता क्या है, इसकी पानी एकदम नीले कलर की है और पथरीला है, इसमें पत्थर है, बहुत ही खूबसूरत है यह बीच। इसकी एक और लंबी सी पहाड़ी है, इस बीच के एक और क्या है, बहुत लंबी सी पहाड़ी है, जहाँ से बीच का मनोरम दृश्य देखा जा सकता है। अगर हम पहाड़ी पे गए तो वहाँ से जो बीच का मनोरम बहुत ही सुंदर दृश्य हमको देखने को बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ही प्यारा लगता है। इसके एक और बहुत ही सुंदर पहाड़ी है और वहाँ से दृश्य बहुत ही अच्छा दिखता है। समुद्र तक जाने के लिए थोड़ा सा नीचे उतरना पड़ता है। हमको समुद्र तक जाने के लिए अगर हम पहाड़ी पे हैं तो थोड़ा नीचे उतरना पड़ता है। नीला पानी काले पत्थरों पर पछाड़ खाता रहता है। जो नीला पानी है, तो मैंने पहले लेखन बताया है कि यह जो अंजुना बीच है वो पथरीला है, उसमें पत्थर है और उसका पानी एकदम नीले कलर का है। तो जब पानी ऐसे समुद्र में लहरें उछलती हैं तो पत्थरों के ऊपर पछाड़ खाकर, मतलब क्या, पत्थरों पे पड़ता है और फिर पत्थरों से नीचे आता है। ऐसे लहरें देता है तो पत्थरों पे पड़ता है और फिर पत्थरों से नीचे पछाड़ खाकर फिर से नीचे गिर जाता है। ऐसा लेखक कह रहे हैं कि नीले पानी पे काले पत्थर पर जो है वो पछाड़ खाकर गिरता रहता है। पानी ने काट कर इन पत्थरों में कई छेद कर दिए हैं और बार बार जब पत्थरों पे पानी का टकराव होता है तो उन पत्थरों में छेद भी हो गए हैं, यानी पानी ने काट करके पत्थरों में छेद भी कर दिए हैं, जिससे यह पत्थर कमजोर भी हो गए हैं। जब उसमें छेद हो जाएगा तो कमजोर भी हो जाएंगे। साथ ही समुद्र के काफ़ी पीछे हट जाने से कई पत्थरों के बीच में पानी भर गया है। अब समुद्र पीछे हट गया है, पत्थर बहुत सारे आगे, लहरें आती हैं तो क्या होता है, जो छेद हो गए उसमें पानी भर देते हैं, पत्थरों के बीच में पानी भी हो गया है। इसमें वहाँ काई ने अपना घर बना लिया है। काई आप देखिए बच्चे, जो होता है ना जहाँ पानी ज़्यादा रहता है, पत्थर वगैरह रहता है, तो आप देखो ग्रीन कलर का, हरे कलर का ऐसे काई जैसे घास जैसे लगता है, उस पर पैर रखने बहुत तेज फिसलता है, उसको बोलते हैं काई। तो उस पत्थरों के ऊपर जहाँ पानी लगने से छेदों के अंदर क्या हो गया, काई ने अपना जगह बना लिया है। वहाँ फिसलने का डर हमेशा लगा रहता है, लेकिन संघर्षों में ही जीवन है, इसीलिए यहाँ घूमने का भी अपना अलग ही आनंद है। लेकिन लेखक कह रहे हैं कि काई है तो क्या हुआ, तो भी लोग वहाँ जाते हैं, पत्थरों पे खड़े होते हैं और समुद्रों में जाते हैं, उनकी लहरों का मजा लेते हैं, क्योंकि लेखक कह रहे हैं संघर्षों में ही जीवन है। अर्थात जीवन संघर्षों से भरा है। अगर हम डर जाएंगे तो जीवन में कभी आगे बढ़ेंगे ही नहीं। उसी तरह अगर समुद्र पे हम घूमने गए हैं तो हम डर जाएंगे कि यहाँ पत्थर है, यहाँ काई है, हम गिर सकते हैं, तो हम वहाँ घूमने का मजा ले ही नहीं पाएंगे। इसीलिए कोई डरता नहीं है, सब संभल करके उस समुद्र में जाते हैं, पत्थर पे पैर भी रखते हैं और संभल के घूमते हैं। कोई वहाँ ज़्यादा डरते नहीं है। यहाँ युवाओं का दल तो अपनी मस्ती में डूबा रहता है। जो युवा लोग होते हैं, नौजवान लोग, उनका दल तो होता है, ग्रुप होता है, वो तो अपनी मस्ती में ही डूबा रहता है। वहाँ एंजॉय करते रहते हैं, एक दूसरे के साथ बैठे रहते हैं, एक दूसरे के साथ घूमते रहते हैं, मज़े करते रहते हैं। लेकिन परिवार के साथ आए पर्यटकों का ध्यान अपने बच्चों को खतरों से सावधान
रहने के दिशा निर्देश में ही लगा रहता है। लेकिन जो लोग परिवार साथ आए रहते हैं वो अपने बच्चों का ध्यान देते रहते हैं, हर समय उनको दिशा निर्देश यानी कि उनको सतर्क करते रहते हैं, इधर मत जाओ उधर मत जाओ। उनका ध्यान हमेशा बच्चों के ऊपर ही रहता है, क्योंकि वो अकेले तो रहते नहीं हैं, बच्चों के साथ लेकर रहते हैं, तो उनका अपने से ज़्यादा ध्यान, अपने इंजॉय से ज़्यादा ध्यान अपने बच्चों के ऊपर रहता है, वो संभालने में रहता है। मैंने देखा कि समुद्र किनारा होते हुए भी बिनालिया बीच तथा अंजुना बीच का अपना अलग अलग सौंदर्य है। बिनालिया बीच और अंजुना बीच दोनों का अगर कंपेयर किया जाए, दोनों की सुंदरता अपनी अपनी जगह अनूठी है, बहुत ही अच्छा है, अलग अलग प्रकार का है। बिनालिया बीच रेतीला तथा उथला है। बिनालिया बीच क्या है? रेतीला है, उसमें रेती ज़्यादा है और उथला है, गहरा नहीं है। और जो आपने देखा कि अंजुना बीच है वो पथरीला है और गहरा है और नीले पानी वाला है। बिनालिया बीच क्या है? यह मछुआरों की पहली पसंद है। बिनालिया बीच मछुआरों की पहली पसंद है। यहाँ सुबह सुबह बड़ी मात्रा में मछलियाँ पकड़ी जाती हैं, यहाँ मछली ज़्यादा मिलती है बिनालिया बीच पे, और सुबह सुबह ज़्यादा मात्रा में, भरपूर मात्रा में मछली निकाली जाती है। लेकिन मज़े की बात यह है कि इतनी सारी मछलियाँ स्थानीय बाजारों में बेची जाती हैं। इतनी सारी मछली निकालने के बाद भी जो मछली है निर्यात दूसरी जगह निर्यात नहीं होता है, वो अपने लोकल जो स्थानीय बाजार है गोवा का, वहीं पे उसको बेच दिया जाता है। इनका निर्यात बिल्कुल भी नहीं होता है, इनका निर्यात दूसरी जगह बिल्कुल भेजा नहीं जाता है। इसके विपरीत अंजुना बीच गहरा और नीले पानी वाला है। मैंने बताया आपको अंजुना जो बीच है इसके अपोजिट है, विपरीत है। यह गहरा है और नीले पानी वाला है। यह बॉलीवुड की पहली पसंद है। जो अंजुना बीच है वह बॉलीवुड की पहली पसंद है। यहाँ कई हिट फिल्मों की शूटिंग हुई है, यहाँ बहुत सारी फिल्मों की शूटिंग भी हुई है। दोनों बीच व्यवसायिक हैं, दोनों बीच व्यवसाय की दृष्टि से देखा जाए तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। मूल अंतर व्यवसाय की प्रकृति का है, दोनों व्यवसायिक हैं। मूल अंतर जो है दोनों का व्यवसाय का अंतर है। एक में क्या है मछली प्राप्त किया जाता है, मछली मिलता है, और एक क्या है वो वहाँ बॉलीवुड की पिक्चरों की शूटिंग होती है, व्यवसाय दोनों जगह होता है। इसके बाद हम लोग दिन भर पणजी शहर देखते रहे। इसके बाद लेखक बोल रहे हैं पणजी क्या है? गोवा की राजधानी है, वो शहर बहुत ही अच्छा है। दिन भर लेखक बोले कि हम वहाँ घूमते रहे, उस शहर को देखते रहे। फिर आगे का पैराग्राफ बता रहे हैं लेखक, घूम फिर कर शाम को हम कलिंगुड बीच पहुँचे। यह काफ़ी रेतीला तथा गोवा का सबसे लंबा बीच है, बहुत ही रेतीला है और गोवा का सबसे लंबा बीच है। इसका नाम है कलिंगुड बीच। लंबा बीच है, 3 से 4 किलोमीटर तक फैला। यह बीच 3 से 4 किलोमीटर दूर तक फैला हुआ है। यहाँ पर्यटक बड़ी संख्या में आते हैं, जो घूमने वाले लोग हैं बहुत बड़ी संख्या में यहाँ लोग आते हैं। यही कारण है कि यह स्थानीय लोगों के व्यवसाय का केंद्र भी है। जो गोवा के लोग हैं वो लोग उस बीच पे कलिंगुड बीच पे अपना व्यवसाय भी करते हैं, रोजी रोटी के लिए धंधा भी करते हैं, क्योंकि लोग ज़्यादा मात्रा में वहाँ इकट्ठा होते हैं तो उनका व्यवसाय भी वहाँ पे चलता है। यह बात तो जाहिर है कि जहाँ लोग ज़्यादा होते हैं वहाँ व्यवसाय भी चलता है, जहाँ लोग ही नहीं रहे वहाँ व्यवसाय करके भी कुछ मतलब नहीं होता है। यहाँ कई प्रकार के वाटर स्पोर्ट होते हैं, यहाँ जल के अंदर खेल होता है। वाटर स्पोर्ट कई तरह के यहाँ पे अपने किए गए हैं, जिनमें कुछ तो हैरतंगेज है, इनमें कुछ तो दिल को एकदम दहला देने वाला। हैरतंगेज मतलब क्या होता है? दिल को डरा देने वाले ऐसे खेल हैं जिन्हें देखने में ही आनंद आता है, जिनको देखने में आनंद आता है, करने में नहीं आता है। देखो तो अच्छा लगता है, जब करने में जाते हैं तो दिल दहल जाता है। ऐसे ऐसे दिल को दहलाने वाले वहाँ पे वाटर्स गेम्स है, वाटर्स स्पोर्ट है। यहाँ भी अपनी रुचि के अनुसार हाथ आजमा सकते हैं लोग, यहाँ पे चाहे तो अपनी रुचि के अनुसार, अपनी पसंद के अनुसार खेल सकते हैं, हाथ आजमा सकते हैं। मैंने कई खेलों में हिस्सा लिया, लेखक बोल रहे मैंने भी कई खेलों में हिस्सा लिया, लेकिन सबसे अधिक रोमांच पैराग्लाइडिंग में ही आई। जो पैराग्लाइडिंग है उसी में लेखक बोल रहे सबसे ज़्यादा मज़ा। वो क्या था? काफ़ी ऊंचाई से अथाह जल राशि को देखना, यानी काफ़ी ऊंचाई तक रस्सी से ऊपर लोगों को भेज देना और वहाँ से जा करके जो नीचे समुद्र है उसको देखना, यानी कितना डरावना लग रहा होगा कि इतने बड़े जो समुद्र है बीच है उसको ऊपर से जा करके देखना। यह जो है बहुत ही विस्मयकारी था, बहुत ही एकदम दिल को डराने वाला था, बहुत ही विस्मयकारी था, उतना ही भयावह भी, बहुत ही डरावना भी था। दूर दूर तक पानी ही पानी, तेज हवा और रस्सियों से हवा में लटके हम हवा में लटके थे और दूर दूर तक पानी ही पानी था। यह जो चीज़ है बहुत ही विस्मयकारी था, बहुत ही हमको आश्चर्य में डाल देने वाला था और बहुत ही भयावह था,
बहुत ही डरावना भी था। हम रस्सी में ऊपर बंधे थे और ऊपर से रस्सी ऐसे लटके हुए थे हम, और नीचे समुद्र को देख रहे थे। अगर थोड़ा भी रस्सी छूटा तो हम कहाँ गए, समुद्र के अंदर गए। इतना डर था, फिर भी लोग ऐसे स्पोर्ट्स को देख रहे थे और खेल रहे थे, मजे ले रहे थे। लेखक ने भी इसको आजमाया और खेला। हम यानी मैं और मेरी पत्नी, लेखक बोले मैं और मेरी पत्नी, हम दोनों ऊपर गए थे। दोनों डर भी रहे थे और खुश भी हो रहे थे। दोनों डर भी रहे थे और खुश भी हो रहे थे। डर इस बात की थी कि छूट गए तो समझो कि गए। डर इस बात की थी अगर रस्सी से छूट गए तो समझो कि गए। और खुशी इस बात की थी कि ऐसा रोमांचक दृश्य पहली बार देखा था। खुशी इस बात की हो रही थी कि इतना रोमांचक दृश्य पहली बार देखा था। और डर इस बात लग रहा था कि अगर रस्सी छूटी तो जान से गए। सचमुच यह अद्भुत दृश्य था। लास्ट जो पेज है और उसका पैराग्राफ है, हम यहाँ 4-6 दिन रहे, लेकिन हमारी एक ही दिनचर्या थी, हमारा एक ही टाइम टेबल था कि सुबह जल्दी उठना, फटाफट नाश्ता करना और दिन भर घूम फिर कर थक कर शाम को रिसोर्ट आकर थकान मिटाने के लिए पूल में तैरना। जब कोई घूमने जाता है तो हम 8-9 बजे तक थोड़ी सोते हैं, वहाँ तो फटाफट बच्चे भी जल्दी उठ जाते हैं, तैयार हो जाना, नाश्ता करना और तुरंत घूमने निकल जाना। ऐसा 4-6 दिन लेखक रहे थे, बोल रहे थे ऐसा ही हमारा रोज का दिनचर्या था, टाइम टेबल था, हम ऐसा ही करते थे। और जब घूम फिर कर थक कर आते थे तो रिसोर्ट में जो स्विमिंग पूल था उसमें हम थकान मिटाने के लिए तैरते थे। एक दिन कोलवा बीच पर हमने बोटिंग का भी आनंद लिया। चौथा बीच क्या है बताया है लेखक ने, कोलवा बीच, वहाँ पर बोटिंग करने का भी हमने आनंद लिया। यहाँ हमने डॉल्फिन मछलियाँ देखी। हालांकि छोटी थी पर बच्चों ने अच्छा आनंद लिया। वहाँ वो बीच थोड़ा छोटा था, फिर भी बच्चों ने बहुत ही आनंद वहाँ पे लिया। इस दौरान यहाँ नवरात्रि तथा दशहरा पर्व मनाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। जब लेखक गए थे उस समय नवरात्रि और दशहरा का पर्व त्यौहार भी वहाँ पे चालू था। उत्तर भारत में जिस तरह हर घर तथा गली मोहल्ले में माँ दुर्गा की घट स्थापना कर तथा लड़कियों द्वारा गरबा कर पर्व मनाया जाता है, ऐसा ही यहाँ भी होता है। जिस तरह उत्तर भारत में दशहरा के लिए घट स्थापना किया जाता है, लड़कियों द्वारा गरबा किया जाता है, सेम उसी तरह जैसे यहाँ किया जाता है, गोवा में भी ऐसा होता है। लेखक ने बताया, वहाँ लेखक ने देखा रावण का पुतला कहीं भी नहीं जलाया जाता, वहाँ रावण का पुतला कहीं भी जलाया नहीं जाता है। सुबह से लोग अपने वाहनों यानी जो गाड़ी होती है, व्हीकल्स होते हैं, उनकी सफाई कर उनकी पूजा करते हैं और शाम को भगवान की ये पालकी मंदिर ले जाई जाती है। इसके बाद एक पेड़ विशेष की पत्तियां तोड़कर लोग एक दूसरे को देकर बधाई देते हैं। जैसे यहाँ हमारे यहाँ क्या होता है, बच्चों अभी जानते होंगे, एक पत्ता हम भी तोड़ते हैं जिसको हम सोना कह के लोगों को हैप्पी दशहरा विश करते हैं। सेम वैसा ही गोवा में भी लेखक ने बताया है कि एक विशेष पेड़ होता है, उसकी पत्तियों को तोड़कर लोग दशहरा का उत्साह ग्रहण करते, लोगों को देते हैं, भेंट देते हैं और दशहरा का विश करते हैं। इसके बाद सबकी अपनी अपनी सांस्कृतिक परंपरा होती है। लेखक ने बताया है सबकी अपनी अपनी सांस्कृतिक परंपरा होती है, सबका अपना अपना कल्चर होता है। लास्ट पैराग्राफ लेखक ने बताया है, इतने कम दिनों में गोवा को पूरा देख समझ तो नहीं पाया मैं, इतने कम दिनों में कोई देख नहीं सकता है। तो लेखक ने वही बताया, मैंने इतने कम दिनों में गोवा को देख समझ तो नहीं पाया, पर इतना जरूर समझ गया कि पश्चिमी फैशन और सभ्यता में रचा बसा होने के बावजूद यह भारतीय संस्कृति को पूरी तरह से आत्मसात किए हुए हैं। लेखक ने कहा, मैं इतने दिनों में गोवा को समझ तो नहीं पाया इतना, लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि पश्चिमी सभ्यता में रसा बसा जो विदेशी लोग आते हैं, देश के लोग आते हैं, उनका अपना ही रहन सहन पहनावा सब कुछ होता है। जब जहाँ देखो वहाँ विदेशों के लोग भी जगह जगह वहाँ पे दिखते हैं, आधुनिकता दिखती है हर जगह। फिर भी जो वहाँ के स्थानीय लोग हैं गोवा के, वो उन लोगों से प्रभावित नहीं हुए। उन लोगों ने अपने कल्चर को, संस्कृति को नहीं छोड़ा है, जैसे हैं वैसे ही वो हैं। बाहरी लोग, विदेशी लोग आते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं, चले जाते हैं, लेकिन यहाँ के लोग कभी उनका अनुकरण नहीं करते हैं। अर्थात वो हमारे सांस्कृतिक विरासत को बचा करके रखे हैं, हमारे कल्चर को ही अपना के रखे हैं। लेखक यही बता रहे हैं, आत्मसात किए हुए हैं, यानी उसको अपने अंदर बसा के रखे हैं, अपने सांस्कृतिक जो धरोहर है उसको आत्मसात करके रखे हैं, यानी बचा करके रखे हैं, अपने मन में बसा करके रखे हैं। पर्यटक फैशन के रंग में कुछ देर के लिए भले ही स्वयं को रंग कर चले जाते हैं। जो घूमने वाले लोग आते हैं, पर्यटक आते हैं, वो फैशन के रंग में भले ही लोगों को कुछ देर के लिए रंग करके चले जाते हैं, लेकिन जो स्थानीय लोग हैं
अपनी सांस्कृतिक परंपरा की उंगली अब भी पकड़े हुए हैं। देखा गया कह रहे हैं कि जो विदेशी लोग हैं वो थोड़ी देर के लिए लोगों को अपने रंग में रंगते तो हैं, लेकिन बाद में जो स्थानीय लोग हैं, जो वहाँ के लोकल लोग हैं, वो अपनी सांस्कृतिक परंपरा को भूले नहीं, उसकी उंगली पकड़ करके अभी भी रखे हुए हैं। यह हमारे देश की खूबी है बच्चों कि हमें हमारा जो देश है वह बहुत ही अच्छी संस्कृति से जुड़ा हुआ है और हम कभी अपनी संस्कृति को भूलते नहीं हैं, जो गोवा ने मेरे लेखक ने बताया है। और हमें अपनी संस्कृति को आगे भी भूलना नहीं चाहिए। हमारा जो कल्चर है, हमारी संस्कृति है, हमारी बहुत बड़ी धरोहर है और हमारे महत्व को बताती है। भारतीय कैसे हैं, उनका स्वभाव कैसा है, उनका परिवेश कैसा है, उनका रहन सहन क्या है। हर देश की या हर परिवार की, हर समाज की अपना संस्कार होता है, रहन सहन होता है, उसका परिवेश होता है। कभी भी अपने परिवेश को भूलना नहीं चाहिए। कभी भी आधुनिकीकरण में अंधाधुंध बढ़ते हुए इस प्रगति के युग में हमें अपना जो मूल संस्कार है, अपना जो धरोहर है, जो संस्कृति है, जो हमारा पहनावा पोशाक है, हमें उसको भूलना नहीं चाहिए। हमें भी दूसरे देशों का देखकर अनुकरण नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारा अनुकरण तो वो करते नहीं है, तो हमें भी नहीं करना चाहिए, इसको बचा कर रखना चाहिए। लेखक हमको इसमें यही सीख दे रहे हैं कि गोवा इतना बड़ा इतना अच्छा जगह है, घूमने का जगह है, वहाँ तरह तरह के लोग आते हैं, फिर भी वहाँ के लोगों ने अपने देश की संस्कृति को बचा करके रखा है। और लेखक ये भी बता रहे हैं कि हमारे देश में कितनी अच्छी अच्छी जगह हैं घूमने के लिए, कितना अच्छा दूसरे देश के लोग भी यहाँ पे आते हैं अपने जो मन को शांत करने के लिए। अगर परेशान है तो उस परेशानियों से को थोड़ा दूर करने के लिए आते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं, इंजॉय करते हैं, फिर चले जाते हैं। तो लेखक ने ही बताया है कि हमारा देश हर चीज़ों से भरा पड़ा है, प्रकृति भी अच्छी है, जगह भी अच्छे अच्छे हैं, लोग भी अच्छे हैं, इसीलिए हमारा देश को सोने की चिड़िया कहा जाता है। हमारा देश अनेकता में एकता है, हर विविधताओं से भरा हुआ है। इसमें केवल एक चीज़ नहीं है, हर तरह की चीज़ें हैं, हर तरह के लोग हैं, हर तरह की वस्तुएं, सब कुछ हमारे देश में भरा पड़ा है। हमारा देश सचमुच में महान है, जो हमारे देश में ऐसे ऐसे जगह हैं, ऐसे ऐसी चीज़ें हैं जिस पे हमें गर्व है। ऐसे ऐसे ऐतिहासिक स्थल हैं जहाँ दूर दूर से लोग देखने आते हैं, ऐसे ऐसे अच्छे स्थल हैं, ऐसे ऐसे मन को बढ़ाने वाला स्थल हैं जहाँ दूर दूर से लोग आते हैं। हमें अपने देश पे गर्व है। तो ठीक है बच्चों, अभी आपने पढ़ा पाठ 5वां, और आगे जो है पाठ 6 वो मीराबाई का बहुत ही अच्छा कविता है। थोड़ा सा कठिन है क्योंकि वो भक्ति काल का है, लेकिन बहुत ही अच्छा कविता है। हम उसका अगले वीडियो में पढ़ेंगे। आपके पास टेक्स्ट बुक हो तो आप ज़रूर उसको रीड करना, ज़रूर पढ़ना। तो आगे को जो वीडियो है वो मीराबाई के ऊपर होगा। और ये जो पढ़े हैं, ऐसा नहीं कि आप उसको ध्यान मत दीजिए, इसको पढ़ते रहिए, ध्यान देते रहिए, और जो वीडियो आप देखनी है उसको टाइम हो तो दोबारा देखिए, दोबारा पढ़ने की कोशिश कीजिए। और जब हमारी मुलाकात होगी तो हम उस पर जो भी डाउट होगा हम उसको क्लियर जरूर करेंगे। तो बच्चों ऑल द बेस्ट, पढ़ाई कीजिए और अपना अच्छे से ध्यान रखिए। धन्यवाद।